नमस्कार दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी शायद आपने पढ़ी या सुनी होगी। पूस की रात, जहां मुख्य किरदार गरीब किसान हल्कू हल्कू कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे खेत की रखवाली करता था। गरीबी से तो तंग था ही, इस मुश्किल काम से भी परेशान रहता था। लेकिन उसके पास खाने के लिए नमक रोटी का जुगाड़ करने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन रात में ही वो बुरी तरह से थका हारा रखवाली कर रहा था कि उसे गहरी नींद आ जाती है और रात में किसी वजह से अचानक खेत में आग लग गई। बेचारे हल्कू को कुछ भी नहीं पता चला और पूरी फसल बर्बाद हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखकर उसको परेशान होना चाहिए था, फूट फूट कर रोना चाहिए था, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी के जरिए मुंशी प्रेमचंद असल में यह संदेश देते हैं कि जब इंसान हर तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो तकलीफ में भी उसे दुख होना बंद हो जाता है। वो उस तकलीफ को भी एंजॉय करने लगता है। यह इंसान की बेबसी के अंतिम छोर से आगे की स्थिति होती है, जहां उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने यूं बयां किया है कि मुश्किलें मुझ पर भी पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक जीवन के इस मोड़ पर आकर एक नई अंगड़ाई लेने का फैसला कर लिया है। उत्तर भारत में अपने बूते सिर्फ हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में अपने बूते सिर्फ 3 राज्यों की सत्ता तक सिमट चुकी कांग्रेस के हाथ से पहले बिल्कुल करीब आकर हरियाणा फिसल गया और फिर वैसी ही उम्मीदों के साथ महाराष्ट्र भी फिसल गया, तो कांग्रेस का बेचैन होना स्वाभाविक था। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कांग्रेस को सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी। राजनीतिक पंडितों से लेकर चुनावी पंडित तक इस बात को कह भी रहे थे, लेकिन दोनों जगह नतीजे आने के बाद कांग्रेस खाली हाथ खड़ी गुबार ही देखती रह गई। इस गुबार में उसे मशीनों का खेल नजर आया, सत्ता और सिस्टम का खेल नजर आया। बदलाव की उम्मीद रखने वाली जनता, सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी सत्ता, सिस्टम और मशीनों के खेल पर सवाल उठाए। और सवाल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी उठाए। सवाल उठे कांग्रेस की सुस्ती, गिव अप कर देने की मानसिकता, आंदोलन और संघर्ष से दूर होते जाने की आदत पर, जनता से दूर होते नेताओं वाली पार्टी बन जाने पर, अचानक खुद ब खुद कोई बदलाव न होने की सोच पर, सिर्फ भाषण देने और आरोप लगाने तक सीमित हो जाने की सोच पर। लेकिन संविधान के 75वें वर्ष में आने के मौके पर आखिरकार कांग्रेस को याद आ ही गया अपना अतीत, कांग्रेस को याद आ ही गया अपना इतिहास, और बदलाव की एक हुंकार कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से भरी। जैसा इंदिरा गांधी जी की हुकूमत आएगी, जैसा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हुकूमत थी, वैसा अगर फिर से आएगा आपके नेतृत्व में, तब यह सब कुछ बनेगा, तब कुछ बनेगा। नहीं तो हम कहने से नहीं होने वाला है, इसको लाना पड़ता है और हम जरूर इसमें लाएंगे। खड़गे और शायद पूरी कांग्रेस ने इतनी शिद्दत से इससे पहले कभी केंद्र की सत्ता में वापसी की हुंकार नहीं भरी है। खड़गे की उम्र और दक्षिण भारत का होने के कारण उनकी हिंदी भाषा में कही बातों में आपको ज्यादा ताकत नहीं दिख रही हो, लेकिन उनके भाव में वो पूरा जोश झलकता है जो अब राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र में कांग्रेस सरकार लाने का दंभ भर रही है। कांग्रेस इस जोश को कब तक बरकरार रखती है, किस तरह अमल में लाती है, यही बातें इस हुंकार की मंजिल का फैसला करेगी। हालांकि इसका एक इशारा खड़गे ने साफ साफ दे दिया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप मशीनों से वोटिंग को लेकर है। कांग्रेस कई सालों से कई चुनावों में वोटिंग और रिजल्ट में
हेराफेरी का आरोप लगाती आ रही है, लगातार लगा रही है। लेकिन अब हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है, तो महाराष्ट्र में हार के बाद खड़गे ने कल मंच से कह दिया कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तरह मशीन से वोटिंग के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन छेड़े और बैलेट पेपर से वोटिंग को देश में वापस लेकर आए, क्योंकि उसी के जरिए सत्ता और सिस्टम द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी पर नकेल कसी जा सकती है। खड़गे का कहना है कि जिन दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो सारे वर्ग कांग्रेस को भारी संख्या में वोट भी दे रहे हैं, लेकिन मशीनों में हेरफेर करके उन वोटों को सत्ता पक्ष यानी बीजेपी अपने खाते में कर लेती है। कांग्रेस फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर विपक्ष के दूसरे दलों पर भी अपने साथ लाने और किसी बड़े आंदोलन की भूमिका बना रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ही मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन कल के फैसले में जनहित, समझिएगा जरा, जनहित याचिका दायर करने वालों के साथ कोर्ट में बेंच की जो बातचीत हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उस बातचीत से आप काफी कुछ समझ भी सकते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने एक एक्टिविस्ट के पॉल की पीआईएल थी और सामने मिस्टर पॉल खुद मौजूद थे। अब सुनिए कोर्ट की बातचीत का मजमून कैसा था। बेंच ने कहा, आपकी पिटीशन इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज कहां से आते हैं। इस पर मिस्टर पॉल बेंच को बताते हैं कि वो एक एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं। उनके एनजीओ ने अब तक 3 लाख से ज्यादा अनाथ बच्चों और करीब 40 लाख विधवा महिलाओं की मदद की है, उन्हें बचाया है। इस पर बेंच को सवाल होता है कि आप राजनीतिक मुद्दे की ओर क्यों आ गए हैं, आपके काम की तो फील्ड बिल्कुल अलग है। मिस्टर पॉल बताते हैं कि उनका काम दुनिया के 150 देशों में है, 150 कंट्रीज में। तो बेंच उनसे पूछता भी है, क्या उन देशों में वोटिंग बैलेट पेपर से होती है या फिर मशीनों से। मिस्टर पॉल बेंच को बताते हैं कि दूसरे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। तो बेंच कहता है कि आप क्यों नहीं चाहते कि भारत दूसरे देशों से अलग करे। मिस्टर पॉल ने चुनाव में करप्शन की बात कही तो बेंच ने सवाल कर दिया कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव में करप्शन नहीं होंगे। मिस्टर पॉल ने दुनिया के नंबर 1 और ताकतवर कारोबारी एलन मस्क की बातों का हवाला दिया और कहा कि मस्क भी मानते हैं कि मशीनों में छेड़छाड़ की जा सकती है। साथ ही आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी का हवाला भी दिया उन्होंने, और देते हुए दोनों ने बताया उन्होंने कि दोनों नेता मानते हैं कि मशीनों में छेड़छाड़ मुमकिन है। तो बेंच ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारते हैं तो मशीनों पर सवाल उठाते हैं, इस बार जगन मोहन रेड्डी हार गए तो वो सवाल उठाते हैं। इसी तरह कुछ और दिलचस्प सवाल जवाब के बाद बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को खारिज कर दिया गया। वहां चुनाव की मांग बैलेट पेपर से खारिज हो गई। दोस्तों, इस बातचीत का जिक्र करने का मेरा मकसद ये है कि कुछ बातें आप खुद समझ सकें और इसी बातचीत के रेफरेंस में आप जर्मनी का वो किस्सा भी जान लें जिसके बाद वहां मशीनों को हटाकर वापस बैलेट पेपर लाया गया। जर्मनी में 2005 से व्यापक तौर पर मशीनों से वोटिंग शुरू की गई, लेकिन पिता पुत्र की एक जोड़ी ने मशीनों से वोटिंग को ट्रांसपेरेंट नहीं माना और अदालत में केस कर दिया, एफआईआर दर्ज करा दी। जर्मनी के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने याचिका करने वालों की बात सही मानी और कोर्ट ने फौरन मशीनों का इस्तेमाल रोक दिया, वहां मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। दोस्तों, जर्मनी में याचिका करने वाले पिता पुत्र की जोड़ी की दलील थी कि लोकतंत्र में किसी भी सिस्टम से ऊपर है जनता का उस सिस्टम पर भरोसा। अगर जनता का भरोसा ही टूट रहा है तो फिर वो सिस्टम कितना ही फास्ट और
इकोनॉमिक क्यों ना हो जाए। लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है वो। और दोस्तों, अदालत ने यह भी माना, किसी भी लोकतंत्र में भरोसा सबसे पहले और सबसे अहम है। भारत में भी अदालत को इसी नजरिए से विषय की गंभीरता को देखने और समझने की जरूरत है। इस बात को सही तरीके से समझाने और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी उन पार्टियों की है जो सवाल उठा रही हैं। इनमें विपक्ष की करीब करीब सभी पार्टियां हैं। मशीनों के साथ ही चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार भी विपक्ष के कटघरे में खड़े हैं। जनता का भरोसा भी चुनाव आयोग पर पूरी तरह सिर्फ 28% ही है, 28%। यह भरोसा भी करीब साल भर पहले के आंकड़ों के आधार पर है, जब CSDS लोकनीति ने इस सिलसिले में जनता के बीच एक सर्वे किया था। यह आंकड़ा भी भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। इस चुनाव से पहले लंबे चौड़े वादे करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी इस पर सोचना चाहिए और अपने सिस्टम में झांकना चाहिए कि आखिर हर चुनाव के बाद उन पर गंभीर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। आयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और पूरी बीजेपी इसे विपक्ष की हार की हताशा बताती है। अदालत तक जीत हार की ऐसी ही बातों का हवाला देती है। लेकिन CSDS लोकनीति का सर्वे जनता के बीच का है और सिर्फ 28% जनता ही चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा जता रही है। तो यह बेहद चिंता की बात है। इस पर हर किसी को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ तमाम खबरों का विश्लेषण मिलता है। हमारा किसी भी वीडियो, पिछले वीडियो में जाइए, आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसीलिए बार बार मैं फोर्स करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।